सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति की। तो आइए देखते हैं उपपद विभक्ति क्या है, उपपद विभक्ति की परिभाषा क्या है, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है उपपद विभक्तयः। अब विभक्ति विभक्ति बार बार बोल रहा हूँ, फिर विभक्तयः कहाँ से आ गया। विभक्ति शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ये, क्योंकि विभक्तियाँ 8 हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो बहुत सारी विभक्तियाँ, 8 विभक्तियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन किया मैंने उपपद विभक्तयः, मतलब उपपद विभक्तियाँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन उपपद विभक्तियों को बिना जाने आप अनुवाद अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। अनुवाद को ठीक करने के लिए, अनुवाद को शुद्ध करने के लिए या शुद्ध रूप में लिखने के लिए उपपद विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही अनिवार्य है। उपपद विभक्ति के बिना आप वाक्य संशोधन नहीं कर पाएंगे। भले ही 10वीं कक्षा के सिलेबस में उपपद विभक्ति नहीं है, किंतु फिर भी आपको वाक्य संशोधन में, अनुवाद में उपपद विभक्ति काम आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं परिभाषा। वह पद जिसको वाक्य में प्रयोग करने से कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति न होकर उस पद के अनुसार विभक्ति होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। वह पद, ऐसा पद जिसको हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे या प्रयोग करते हैं तो कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं होती है। वैसे सामान्य रूप से कारक के चिन्हों के अनुसार हम विभक्ति लगा देते हैं, किंतु ऐसे कुछ पद जो वाक्य में आ जाते हैं तो वहां पे कारक के चिन्ह कमजोर हो जाते हैं, कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं होती है, बल्कि उस पद विशेष के अनुसार, उस पद के अनुसार विभक्ति हो जाती है, तो उसी को उपपद विभक्ति कहते हैं। जिस पद के अनुसार विभक्ति चेंज हो जाती है उसी को उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आइए उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आप उपपद विभक्ति को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। मैंने ये यहाँ पे एक हिंदी का वाक्य दिया है कि विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। इसको यदि हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, सिंपल कारक के चिन्हों के अनुसार यदि हम इसका अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा। विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों तरफ, परितः का मतलब होता है चारों ओर या चारों तरफ, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। ये इसका अनुवाद हो गया। ये हिंदी सेंटेंस या संस्कृत सेंटेंस है। किंतु बच्चों, ये सेंटेंस आपने भले ही अनुवाद बना दिया, किंतु ये वाक्य पूरा सरासर गलत है। ये वाक्य गलत है। अब क्यों गलत है, देखिए दूसरा वाक्य को देखते हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। इसी वाक्य को जब हमने दूसरे स्टाइल से लिखा, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं। यहाँ पे बेटे देखिए षष्ठी विभक्ति लग गई थी। विद्यालय से में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि के चिन्ह है षष्ठी विभक्ति का। अब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आ गई, द्वितीय विभक्ति आई। क्यों आई द्वितीय विभक्ति? ये जो परितः है यही उपपद है। ये वो पद है जिसको वाक्य में प्रयोग करने से षष्ठी विभक्ति के अनुसार, कारक के, षष्ठी विभक्ति के कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्ति न होकर बल्कि इस पद के अनुसार विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे विद्यालय से न होकर के विद्यालयम हो जाएगा। ये जो परितः उपपद है ये षष्ठी विभक्ति से कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, तेरी नहीं चलने वाली है। अरे यहाँ पे तो मुझे प्रयोग किया गया तो यहाँ तो मेरी ही चलेगी, तेरे कारक के चिन्ह के अनुसार यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, बल्कि मेरे अनुसार यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पे विद्यालय शब्द में लगा देंगे हम द्वितीय विभक्ति, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाक्य अब शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? तो वे पद जिनको वाक्य में प्रयोग करने से कारक के चिन्हों के अनुसार विभक्ति न होकर उन पदों के अनुसार विभक्ति होती है, उसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। अब आइए देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, प्रथमा की बेटे कोई उपपद विभक्ति नहीं होती है। प्रथमा विभक्ति उपपद में नहीं आता है, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक ये उपपद में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, और आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे जो जो शब्द आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है उन्हीं शब्दों को आप करोगे ही करोगे, किंतु यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने बताया है। तो आप लोग और अधिक नॉलेज के लिए इन सब को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है समया।
समया का मीनिंग होता है पास। अब ये समया शब्द जब आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। जैसे यहाँ पे तड़ागम समया देवालय अस्ति, तड़ागम मतलब तालाब, तालाब के पास देवालय है, तो तालाब के पास देवालय है, तो ये जो समया है ये उपपद है, इसी कारण से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग गई, तड़ागम समया देवालय अस्ति, तालाब के पास देवालय या मंदिर है। निकषा, अब निकषा का मीनिंग भी पास, तो ये समया, निकषा, प्रति, इन तीनों शब्दों को जब हम प्रयोग करेंगे तब वहां पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। रामम निकषा द्विचक्रिका अस्ति, राम के पास साइकिल है या द्विचक्रिय दो पहिया है, राम के पास दो पहिया है, तो यहाँ पे समया, निकषा ये सब उपपद है। प्रति मतलब और। मोहनः जंतुशालाम प्रति गच्छति, ये प्रति है, ये उपपद है, ये जो प्रति है ये उपपद है। तो मोहन चिड़ियाघर की ओर जा रहा है, की ओर, और मतलब तरफ या और, तो यहाँ पे जंतुशाला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, बालिका की तरह चला देंगे, द्वितीय व्यक्ति वचन बालिकाम, तो जंतुशालाम। मोहन जंतुशालाम प्रति गच्छति, मोहन जंतुशाला की ओर जा रहा है। विना, अब बिना के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्राः गुरुम विना न पठन्ति, अब यहाँ ये जो विना है जो अंडरलाइन मैंने किया है और येलो में अलग से भी लिखा है, ये बिना उपपद है। तो छात्राः गुरुम बिना न पठन्ति, छात्र गुरु के बिना नहीं पढ़ते हैं, तो ये गुरु शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी। गुरु के बिना, के कारक षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, किंतु षष्ठी न लग करके यहाँ पे द्वितीय लग जाएगी, गुरुम। धिक मतलब होता है धिक्कार, किसी को दुत्कारना, धिक्कारना, जिसे बोलते ना मूर्खम धिक, मूर्ख को धिक्कार है, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक है, दुर्जन को धिक्कार है, तो यहाँ पे धिक उपपद है, दोनों वाक्य में धिक उपपद है, इसीलिए यहाँ पे मूर्ख और दुर्जन में द्वितीय विभक्ति लग गई। अभितः, अभितः का मतलब दोनों ओर। ग्रामम अभितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम अभितः गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर कृषि क्षेत्राणि खेती के जमीन है, खेती जमीन है, कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ पे ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति लग गई ग्रामम, क्योंकि ये अभितः उपपद है, अभितः उपपद है, इसी शब्द के बदौलत ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जबकि क्या बोल रहे हैं, मीनिंग जब निकाल रहे हैं हम, गांव के दोनों ओर, के चिन्ह यहाँ कमजोर हो जाएगा, के कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति नहीं होगी। उभयत, इसका मीनिंग भी दोनों ओर, उभयत दोनों ओर, तो नदीम उभयत वनम अस्ति, नदी के दोनों ओर वन है, तो नदी शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे नदीम, ठीक है। तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि उभय तो उपपद है, तो इस उपपद के कारण यहाँ पे नदी शब्द में द्वितीय। सर्वतः चारों ओर, सर्वतः चारों ओर या चारों तरफ। सरोवरम सर्वतः कमलानि विकसन शोभन्ते या विकसंती, तो सरोवरम सर्वतः तालाब के चारों ओर कमल सुशोभित हो रहे हैं, तो सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सरोवरम में द्वितीय विभक्ति लग गई सर्वतः उपपद के कारण। अनु मतलब होता है और या पीछे। रामम अनु सीता चलती स्म, राम के पीछे सीता चलती थी, तो यहाँ राम के पीछे तो रामस्य होना चाहिए था, गलत हो जाएगा, क्यों, अनु शब्द आ रहा है, तो रामम अनु सीता चलती स्म, राम में द्वितीय विभक्ति। गत्यर्थक धातु के साथ भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है बच्चों। गत्यर्थक मतलब गति करना, हिलना, डुलना, चलना, ये जो है इन धातुओं के साथ जो है ना द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, बालक विद्यालय जा रहे हैं, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जा रहे हैं या विद्यालय की ओर जा रहे हैं, तो षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह आ रहा है, किंतु षष्ठी न लग करके द्वितीय लग जाएगी विद्यालयम। अब देखते हैं द्विकर्मक धातु। द्विकर्मक धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब द्विकर्मक धातु क्या है, जिस धातु से दो कर्म का ज्ञान हो उसे द्विकर्मक कहते हैं, या दो क्रियाओं का पता चलता है उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पच धातु, पच मतलब होता है पकाना, अर्थात खाना बनाना, ये भी पच बोलते हैं, और खाना हजम करना उसको भी पच बोलते हैं, तो द्विकर्मक धातु है। दो अर्थ अलग अलग आते हैं तो द्विकर्मक है। ये टोटल 16 होते हैं, किंतु मैंने यहाँ पे केवल 7 धातुओं का जिक्र किया है। तो आइए देखते हैं उदाहरण को। मम माता तंडुलान ओदनम पचती, मेरी माँ चावलों से ये भात पकाती है। मेरी माँ, मम माता तंडुलान ओदनम पचती, तो तंडुलान कहते हैं कच्चे चावल को तंडुल, और ओदन मतलब होता है भात, जब पका देते हैं उसको भात बोलते हैं। तो मेरी माँ चावलों से भात बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो चावलों से करण कारक या अपादान नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन सी लग जाएगी, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। तंडुलः तंडुलो तंडुलाः, तंडुलम तंडुलो तंडुलान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन।
छात्रः गुरुं प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्र गुरु से प्रश्न पूछते हैं, गुरु से प्रश्न पूछते हैं। तृतीया होनी चाहिए या फिर अपादान होनी चाहिए गुरु से, किंतु नहीं, क्या होगा, द्वितीया लग जाएगी, क्योंकि प्रच्छ धातु यूज किया हमने, ये प्रच्छ धातु पृच्छन्ति है, इसीलिए यहाँ पे गुरुम में द्वितीया विभक्ति। अजाम ग्रामम नयति, बकरी को गांव से ले जा रहा है, बकरी को गांव से ले जा रहा है, तो गांव से तो अपादान होना चाहिए अलग होने में, नहीं, जब नी धातु यूज करेंगे नयति तब यहाँ पे द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। अजाम बकरी को गांव से ले जा रहा है। आइए तृतीया विभक्ति को देखते हैं। सह समम साकम सार्धम, इन चारों शब्दों का मीनिंग होता है साथ। तो जब भी वाक्य में इन चारों शब्दों को प्रयोग किया जाएगा, उसका जब हम उनको जब यूज करेंगे तब शब्द में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन गई। राम के साथ, के बोल रहा है षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह, तो रामस्य होना चाहिए था, किंतु नहीं, सह शब्द जब भी प्रयोग करेंगे तो तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन गई। विना, विना के साथ तृतीया विभक्ति भी होती है, और इससे पहले हम द्वितीया भी पढ़े थे और पंचमी भी पढ़ेंगे, तो द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों हो जाती हैं। तो आपकी मर्जी है, आप द्वितीया लगाओ चाहे तृतीया लगाओ चाहे पंचमी लगाओ। धर्म के बिना सुख नहीं है, तो इसको जब अनुवाद करेंगे, धर्मेण बिना सुखम नास्ति, धर्मस्य बिना नहीं करेंगे, धर्मेण बिना सुखम नास्ति, धर्म के बिना सुख नहीं है, बिना उपपद है, तो यहाँ पे धर्म शब्द में तृतीया। जल के बिना जीवन नहीं है, जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल शब्द में षष्ठी होनी चाहिए थी, नहीं, नहीं होगी, क्यों, बिना प्रयोग कर रहे हैं इसीलिए। तो जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। अलम, अलम का मतलब बस, बोलते ना बस करो यार, बहुत बात होगी, बस करो, अर्थात किसी को जब हम किसी काम को करने से मना करते हैं तब वहां पे तृतीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे विवादेन अलम, विवादेन अलम बोलो चाहे अलम विवादेन, मीनिंग वही है। तो अलम शब्द उपपद है, इसीलिए विवाद में तृतीया लग जाएगी, विवादेन। कोलाहल शब्द, कोलाहलेन अलम, अलम शब्द उपपद है, इसलिए कोलाहल शब्द में तृतीया विभक्ति लग जाएगी, कोलाहलेन अलम, शोरगुल मत करो। प्रयोजनम, प्रयोजनम का मतलब होता है लाभ या प्रयोजन, मतलब। तो मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजन, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, तो यहाँ पे किम है और प्रयोजन, प्रयोजन जब भी उपपद में यूज होगा या जब भी हम सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग करेंगे तब तृतीया हो जाएगा, मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम। दुर्बलेन जनेन किम प्रयोजनम, कमजोर आदमी से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, क्या लाभ है, तो यहाँ प्रयोजन शब्द उपपद है, इसीलिए दुर्बलेन और जनेन दोनों में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। काणः, काण मतलब काना, वैसे कोई अंग विकार में किसी भी अंग से कोई व्यक्ति विकार होता है, विकृत होता है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है। जैसे गोपालः नेत्रेण काणः अस्ति, गोपाल आंख से काना है, काना मतलब काना, यहाँ पे तृतीया लगेगी आंख से। वैसे भी से जो ना करण कारक में भी आता है, किंतु पंचमी में भी से आता है, तो यहाँ पे हमको तृतीया ही लगानी है। तो गोपालः नेत्रेण काणः अस्ति, गोपाल आंख से काना है। किम, किम का मतलब क्या, दुष्टेन जनेन किम, दुष्ट आदमी से क्या, दुष्ट आदमी से क्या मतलब, तो किम उपपद है, इसलिए दुष्टेन जनेन में तृतीया विभक्ति। चोरेण किम, चोर से क्या है, चोरी, चोरी करने वाले आदमी से क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, कोई मतलब नहीं हमको। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह से मैंने द्वितीया और तृतीया विभक्ति के उपपदों पर चर्चा की है। अगले वीडियो में पुनः चतुर्थी और पंचमी विभक्ति को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमो नमः।